क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स किसी को अमीर नहीं बनाते। वे दरअसल लोगों को एक बहुत बड़े सामाजिक प्रयोग का हिस्सा बना रहे हैं ताकि उन्हें मूर्ख बनाया जा सके। ये सच में एक बहुत ही शानदार और विवादास्पद शुरुआत है। हाँ, तो चलिए इस तीखे और शायद कई लोगों को चुभने वाले बयान के साथ शुरुआत करते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हम कुछ ऐसे दिलचस्प स्रोतों के अंदर गोता लगाने वाले हैं जो व्यक्तिगत वित्त, कर चुकाने के तरीके और संपत्ति बनाने के तथाकथित बेबी स्टेप्स से जुड़े हैं। बिल्कुल। तो आज के इस चर्चा का मिशन ये जांचना है कि क्या वास्तव में बिना कर्ज के संपत्ति बनाई जा सकती है या ये सिर्फ एक पुरानी सोच है जो आज की अर्थव्यवस्था में काम नहीं करती। देखिए, आज के समय में जब चारों तरफ निवेश और पैसे कमाने के अनगिनत तरीके बेचे जा रहे हैं, तो इंसान सूचनाओं की एक ऐसी अधिकता के बीच जी रहा है जहां सही और गलत के बीच का रास्ता खोजना मुश्किल हो गया है। सही बात है। इन स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि कैसे कुछ बुनियादी सिद्धांत इस शोर शराबे के बीच एक स्पष्ट रास्ता दिखा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की चर्चा सिर्फ गणित के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी, बल्कि पैसे के पीछे काम करने वाले मानव मनोविज्ञान पर भी रोशनी डालेगी। बिल्कुल। और मनोविज्ञान की बात करें तो मुझे स्रोतों में दी गई एक बात पर बहुत शक है। शुरुआत में ही एक कहानी आती है डायन नाम की एक महिला की। हाँ, डायन वाली कॉलर की कहानी। वो कहती है कि वह और उसके पति अपने सारे बिल, किराने का सामान, रोजमर्रा के खर्चे क्रेडिट कार्ड से देते हैं। उनका तर्क बहुत सीधा है। वे हर महीने पूरा बिल चुका देते हैं, एक भी पैसे का ब्याज नहीं देते और फिर उन पॉइंट से मुफ्त छुट्टियां मनाने जाते हैं। सुनने में तो बहुत स्मार्ट लगता है। वही तो। ईमानदारी से कहूं तो इसमें गलत क्या है? समझदार लोग तो यही करते हैं ना। सिस्टम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना तो स्मार्टनेस है। या सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्रोतों में इसी सोच को बौद्धिक अहंकार का नाम दिया गया है। बौद्धिक अहंकार? हाँ, ये मानना कि कोई एक आम इंसान अपने साधारण से स्प्रेडशीट के साथ मल्टी बिलियन डॉलर क्रेडिट कार्ड कंपनियों को मात दे रहा है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। स्रोतों में कैपिटल वन जैसी बड़ी कंपनियों के अंदर काम कर चुके लोगों का हवाला दिया गया है। अच्छा, तो वो अंदर के लोग क्या कहते हैं? वे बताते हैं कि ये कंपनियां हर साल ग्राहकों पर 10,000 से ज्यादा मनोवैज्ञानिक प्रयोग करती हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य ये पता लगाना होता है कि लोगों से उनकी क्षमता से अधिक पैसा कैसे खर्च करवाया जाए। लेकिन रुकिए, मुझे इस पे थोड़ा और विचार करने दीजिए। प्रयोग अपनी जगह है, लेकिन डाइन और उसके पति मुफ्त छुट्टियां तो ले ही रहे हैं ना। अगर कोई बिना ब्याज दिए एयरलाइन टिकट ले रहा है तो वो तो फायदे में ही हुआ। क्या वो सच में फायदे में है? स्रोत में इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए चक ई चीज का एक बहुत ही सटीक और मजेदार उदाहरण दिया गया है। चॉकी चीज, वो जो अमेरिका का गेमिंग आर्केड है। बिल्कुल वही। सोचिए, एक व्यक्ति वहां जाता है और $10 खर्च करके मशीन से कुछ सिक्के जीतता है। फिर वो उन सिक्कों से गेम खेलता है, टिकट जमा करता है। वो बहुत खुश होता है कि उसने 400 टिकट जीत लिए। हाँ, बच्चों को बहुत मजा आता है इसमें। लेकिन जब वो उन टिकटों को काउंटर पर इनाम के बदले बदलने जाता है, तो उसे क्या मिलता है? 25 सेंट का एक सस्ता सा प्लास्टिक का खिलौना या एक च्युइंग गम। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं? एकदम सही। क्रेडिट कार्ड का 1 या 2% कैशबैक बिल्कुल उसी सस्ते खिलौने की तरह है। लोग खुशी खुशी $10,000 खर्च कर देते हैं ताकि उन्हें $200 वापस मिल सकें। ये नजरिया तो मैंने सोचा ही नहीं था। और फिर वे सोचते हैं कि वे सिस्टम को हरा रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि पॉइंट्स के लालच में इंसान हमेशा नकद खर्च करने वाले व्यक्ति की तुलना में ज्यादा पैसे खर्च कर बैठता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को लगता है कि अमीर लोग ऐसे ही अमीर बनते हैं, पॉइंट्स जमा करके और कर्ज का स्मार्ट इस्तेमाल करके। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो ये एक सफेद झूठ है जो समाज को बार बार बेचा गया है। स्रोतों में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा दिया गया है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। कैसा आंकड़ा? 10,167 करोड़पतियों पर अब तक का सबसे बड़ा और विस्तृत अध्ययन किया गया। 10,000? ये तो बहुत बड़ा डेटाबेस है। हाँ, और उस अध्ययन के नतीजे सुनिए। 93% करोड़पतियों को कोई संपत्ति विरासत में नहीं मिली थी। उन्होंने अपनी दौलत खुद बनाई। अच्छा, खुद बनाई? और सबसे बड़ी बात, उन 10,000 से ज्यादा करोड़पतियों में से एक ने भी, जी हाँ, एक ने भी ये नहीं कहा कि वे क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स या एयरलाइन माइल्स से अमीर बने।
एक ने भी नहीं। किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने अपना किराने का सामान क्रेडिट कार्ड पर लिया और मैं करोड़पति बन गया। संपत्ति बनाने का तरीका कुछ और ही था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर समझदारी से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना और कर्ज को मैनेज करना सही तरीका नहीं है, तो फिर असल प्लान क्या है? स्रोत बार बार बेबी स्टेप्स और निवेश रोकने की बात करता है। हाँ, बेबी स्टेप्स की रणनीति। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि कोई समझदार इंसान अपना निवेश क्यों रोक देगा। यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग गणित के चक्कर में फंसकर गलती करते हैं। वे एक ही समय में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा निवेश, थोड़ा कर्ज चुकाना, थोड़ी बचत। तो स्रोत क्या सलाह देता है? स्रोत इसके बजाय एक बहुत ही केंद्रित योजना देता है। पहला कदम या स्टेप 1 है सिर्फ $1000 का शुरुआती आपातकालीन फंड बनाना। इसे हर हाल में 30 दिनों के भीतर पूरा करना होता है। चाहे इसके लिए पुराना सामान बेचना पड़े। बिल्कुल, या कोई अतिरिक्त काम करना पड़े। इसके तुरंत बाद आता है स्टेप 2, जिसे डेट स्नोबॉल विधि कहा गया है। ये डेट स्नोबॉल काम कैसे करता है? क्या इसमें सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले नहीं चुकाना चाहिए? गणित तो यही कहता है। गणित वही कहता है, लेकिन स्रोत के अनुसार इंसान गणितीय जीव नहीं है, वह भावनात्मक जीव है। डेट स्नोबॉल में सारे कर्जों की एक सूची बनाई जाती है, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक। ब्याज दर को पूरी तरह भूलकर। पूरी तरह भूलकर बाकी सभी कर्जों पर सिर्फ न्यूनतम भुगतान किया जाता है और इंसान अपनी पूरी ऊर्जा और पैसा सबसे छोटे कर्ज को खत्म करने में लगा देता है। और हाँ, इस दौरान सारा निवेश रोक देना होता है। मुझे इस बात पर सख्त आपत्ति है। ये बहुत ही अजीब और जोखिम भरी सलाह लगती है। कैसे? चलिए स्रोतों में मौजूद ब्रायन की कहानी लेते हैं। ब्रायन की पारिवारिक आय लगभग 1,80,000 से $1,90,000 सालाना है। हाँ, ये बहुत अच्छी आय है। लेकिन उस पर $66,000 का कर्ज है और शेयर बाजार में उसका $12,000 का निवेश है। जब ब्रायन सलाह मांगता है तो स्रोत की प्रतिक्रिया उसे अंदर तक हिला देती है। बिल्कुल, उसे बहुत कड़वी सलाह मिली थी। उससे कहा जाता है कि वे सभी शेयर बेच दो, बैंक में सिर्फ $1,000 रखो और सारा पैसा कर्ज चुकाने में लगा दो। इतनी अच्छी आय वाले व्यक्ति के लिए बैंक में सिर्फ $1,000 छोड़ना क्या बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर कल को कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या होगा? इससे एक बहुत अहम सवाल उठता है कि कर्ज से बाहर निकलने का असली विज्ञान क्या है। जैसा मैंने कहा, ये गणित का विषय नहीं है, ये पूरी तरह से व्यवहार और मनोविज्ञान का विषय है। मतलब आप मनोविज्ञान को गणित से ऊपर रख रहे हैं? जब किसी अच्छी खासी कमाई वाले व्यक्ति के बैंक खाते में सिर्फ $1,000 बचते हैं, तो उसे पेट में एक अजीब सी ऐंठन महसूस होती है। ये डर की भावना है। और सुरक्षा की भावना है। और ये अच्छी बात है। स्रोत के अनुसार यही डर वो इकलौती प्रेरणा है जो असल में काम करती है। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि वित्तीय सफलता पाने के लिए इंसान को जानबूझकर खुद को डराना होगा? इसे स्रोत में गजेल इंटेंसिटी का नाम दिया गया है। ये एक रूपक है। सोचिए, अफ्रीका के मैदानों में एक हिरण शांति से घास खा रहा है। अचानक उसे एहसास होता है कि एक शेर उसे देख रहा है। वो तो जान बचाकर भागेगा। बिल्कुल, वो हिरण जिस तीव्रता, जिस पागलपन और जिस गति से अपनी जान बचाने के लिए भागता है, उसी तीव्रता से इंसान को अपने कर्ज से भागना चाहिए। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ब्रायन जैसी आय वाला व्यक्ति अगर इस गजल इंटेंसिटी के साथ काम करे, तो वो $66,000 का कर्ज सिर्फ 6 महीने के अंदर चुका सकता है। मतलब अगर उसके बैंक में $12,000 आराम से पड़े रहेंगे, तो वो कभी उस तीव्रता से कर्ज पर हमला नहीं करेगा। आराम और सुकून ही तो कर्ज का सबसे बड़ा दोस्त है। सही पकड़ा आपने। आप सुरक्षा की झूठी भावना को खत्म कर रहे हैं ताकि इंसान तेजी से एक्शन ले। आराम इंसान को सुस्त बना देता है। जब तक खाता भरा दिखता है, तब तक कर्ज एक समस्या लगता है, आपातकाल नहीं। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई इस तीव्रता के साथ भागता है और अपना सारा कर्ज चुका देता है। लेकिन जब हम इस योजना के अगले चरणों पर आते हैं, जैसे स्टेप 4, 5 और 6, तो मुझे वहाँ एक और बड़ा विरोधाभास दिखता है। कौन सा विरोधाभास? स्रोत कहता है कि जब कर्ज खत्म हो जाए और आपातकालीन फंड बन जाए, तब निवेश शुरू करना चाहिए। लेकिन नियम यह है कि बच्चों के कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे बचाने से पहले खुद के रिटायरमेंट के लिए अपनी आय का 15% निवेश करना चाहिए। हाँ, ये स्टेप 4 है। ये सुनकर कोई भी माता पिता भड़क सकता है। क्या ये बच्चों के प्रति भयानक रूप से स्वार्थी होना नहीं है? हर माता पिता पहले अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। भावनात्मक रूप से ये बहुत स्वार्थी लग सकता है,
लेकिन तर्क और वास्तविकता के आधार पर यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। स्रोत एक बहुत ही कड़वा सच सामने रखता है। कैसा सच? इस बात की 100% गारंटी है कि एक दिन कोई भी व्यक्ति बूढ़ा होगा, रिटायर होगा या काम करने में अक्षम हो जाएगा। लेकिन इस बात की संभावना 50% से भी कम है कि बच्चा एक महंगे कॉलेज में जाएगा और वहां से सफलतापूर्वक ग्रेजुएट होगा। लेकिन अगर माता-पिता बच्चों के कॉलेज के लिए पैसे नहीं बचाते हैं, तो बच्चे तो वैसे ही स्टूडेंट लोन के भयानक जाल में फंस जाएंगे। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यहीं पर स्रोत बहुत सख्त रुख अपनाता है। अमेरिका जैसे देशों में जो लाखों करोड़ों डॉलर का स्टूडेंट लोन का संकट है, उसे स्रोत ने सीधे तौर पर पेरेंटिंग की विफलता कहा है। मतलब स्रोत सीधे तौर पर इसे माता-पिता की विफलता कह रहा है। ये तो बहुत ही कठोर टिप्पणी है। कठोर है, लेकिन इसका गणित समझिए। स्रोत का तर्क है कि बिना कर्ज के भी पढ़ाई की जा सकती है। स्थानीय या कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाया जा सकता है, छात्रवृत्तियां ली जा सकती हैं, पढ़ाई के साथ साथ नौकरियां की जा सकती हैं। पर माता-पिता तो सोचते हैं कि वो प्यार दिखा रहे हैं। माता पिता बच्चों को ऐसे महंगे और बड़े कॉलेजों में जाने की अनुमति देते हैं जिनका खर्च वे उठा ही नहीं सकते। फिर वे बच्चों के नाम पर या खुद के नाम पर भारी भरकम कर्ज लेते हैं। ये प्यार नहीं है, ये बच्चों को 20 साल की उम्र में ही कर्ज की गुलामी में धकेलना है। ये नजरिया तो काफी अलग है। और अगर माता पिता अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे नहीं बचाते हैं, तो बुढ़ापे में वे उन्हीं बच्चों पर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बन जाएंगे। क्या कोई बच्चा ये चाहेगा कि उसके माता पिता बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाएं क्योंकि उन्होंने सारा पैसा उसकी पढ़ाई पर लौटा दिया? ये तो है। जो चीज समाज में प्यार मानी जाती है, उसे यहाँ कर्ज का जाल बताया गया है। लेकिन रुकिए, मुझे एक बात और पूछनी है। हर इंसान की स्थिति अलग होती है ना? हाँ, लोग अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। किसी के घर में गंभीर मेडिकल समस्या हो सकती है, कोई बहुत महंगे शहर में रह रहा हो सकता है। क्या ये नियम बहुत सख्त नहीं है? जो इंसान एक महंगे महानगर में रह रहा है, उसकी स्थिति किसी छोटे गांव में रहने वाले से बहुत अलग है। ऐसे में एक ही नियम सब पर कैसे लागू हो सकता है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मानव स्वभाव हमेशा अपने लिए बहाने खोजता है। स्रोत इस मानसिकता को यूनिक स्नोफ्लेक सिंड्रोम कहता है। यूनिक स्नोफ्लेक मतलब खुद को सबसे अलग समझना। बिल्कुल। आजकल संस्कृति ऐसी हो गई है जहां हर कोई खुद को सबसे अलग, सबसे खास मानता है। लोगों को लगता है कि उनकी स्थिति इतनी अनोखी है कि पैसे के बुनियादी नियम उन पर लागू ही नहीं होते। लेकिन कुछ हद तक तो वे अलग होते ही हैं। महंगे शहर में किराया ज्यादा होता है। परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन गणित और अर्थशास्त्र के नियम नहीं बदलते। स्रोत बहुत खूबसूरती से कहता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम हर बर्फ के टुकड़े पर समान रूप से लागू होता है। ये बात तो सही है। अगर कोई इंसान अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करेगा, तो वो डूबेगा, चाहे वो किसी भी शहर में क्यों ना रहता हो। जो लोग अपनी स्थिति का बहाना बनाने के बजाय इस कड़े अनुशासन का पालन करते हैं, वे औसतन 10 से 12 साल में करोड़पति बन जाते हैं। मतलब ये कोई हवाई बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये लाखों परिवारों पर आजमाया हुआ सच है। अक्सर लोग अपनी अलग स्थिति का बहाना देकर दरअसल अपने आराम क्षेत्र यानी कंफर्ट जोन में बने रहना चाहते हैं। उन्हें बदलाव से डर लगता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मान लीजिए किसी ने अपनी गजल इंटेंसिटी दिखाई, अपना सारा कर्ज चुका दिया और अब वो बेबी स्टेप 3 पर आ गया है, जहां उसे 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर अपना पूरा आपातकालीन फंड जमा करना है। हाँ, ये एक बहुत ही सुरक्षित स्थिति होती है। हमारे पास स्रोतों में जेनिफर नाम की एक महिला की कहानी है जो बिल्कुल इसी स्थिति में है। जेनिफर की पारिवारिक आय $1,60,000 है और वो कर्ज मुक्त है। हाँ, जेनिफर का उदाहरण बहुत काम का है। लेकिन वो अपनी नौकरी से नफरत करती है। उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है और वो मानसिक रूप से परेशान है। इसलिए वो अपने 3 से 6 महीने के आपातकालीन फंड को बढ़ाकर और भी बड़ा करना चाहती है, ताकि वो नौकरी छोड़ सके। ताकि वो बिना किसी डर के नौकरी छोड़ सके और कुछ नया ढूंढ सके। मुझे तो ये बहुत ही समझदारी भरा कदम लगता है। अगर कोई अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा के तौर पर ज्यादा पैसा जमा करना चाहता है, तो इसमें क्या बुराई है? ज्यादा बचत करना तो अच्छी बात है। पैसे जमा करने या ज्यादा बचत करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस पैसे को क्या नाम दिया जा रहा है, सारा खेल उसका है। इससे एक बहुत अहम सवाल उठता है कि हम आपातकाल किसे कहते हैं? नौकरी छोड़ना या बेरोजगार होना तो आपातकाल ही है ना। अगर कल से आमदनी आना बंद हो जाए तो इससे बड़ा आपातकाल क्या होगा? नहीं, यहीं पर लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अपनी मर्जी से नौकरी बदलना या मानसिक शांति के लिए किसी नई नौकरी की तलाश करना आपातकाल नहीं है। ये एक सोची समझी योजना है। अच्छा, तो ये योजना है। ये जीवन का एक बदलाव या ट्रांजिशन है।
स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि आपातकाल वो है जो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल हो और जीवन को खतरे में डाल दे। जैसे अचानक कोई गंभीर मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या घर की छत गिर जाए। तो नौकरी बदलना इस श्रेणी में नहीं आता। नहीं, नौकरी बदलने की योजना बनाना, त्योहार का आना या कोई नई कार खरीदना आपातकाल नहीं है। त्योहार हर साल उसी समय आता है, वो अचानक आसमान से नहीं टपकता। तो अगर ये चीजें आपातकाल नहीं है और इंसान को इन खर्चों के लिए पैसे भी बचाने हैं, तो इसका समाधान क्या है? वो पैसा कहाँ रखा जाए? इसका समाधान है सिंकिंग फंड्स या अनुमानित खर्चों के लिए अलग अलग खाते बनाना। स्रोत का एक बहुत ही शक्तिशाली और बुनियादी मूल मंत्र है, बचत के हर डॉलर का एक काम होना चाहिए। मतलब हर एक पैसे को एक स्पष्ट निर्देश देना कि उसे कहाँ खर्च होना है। बिल्कुल सही। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, घर में बस एक साधारण सा बचत खाता होता है। हम उसमें पैसा डालते हैं और जब जरूरत होती है निकाल लेते हैं। हाँ, हम सभी ऐसा ही करते हैं। स्रोत इसे पुट एंड टेक खाता कहता है और ऐसे खाते हमेशा विफल होते हैं। क्यों विफल होते हैं? क्योंकि जब सारा पैसा एक ही जगह पड़ा होता है तो कोई भी इच्छा हमें आपातकाल लगने लगती है। जब खाते में $20,000 दिखते हैं तो दिमाग कहता है कि पुरानी कार बहुत खराब हो गई है, चलो नई ले लेते हैं, या चलो छुट्टियां मनाने चलते हैं। हाँ, क्योंकि पैसा सामने दिख रहा होता है और उस पे कोई लेबल या अनुशासन नहीं होता। इंसान को लगता है कि उसके पास बहुत पैसा है। सही कहा। इसलिए जेनिफर को जो करना चाहिए वो ये है कि उसका 3 से 6 महीने का आपातकालीन फंड बिल्कुल अलग रहे, जिसे वो कभी ना छुए, और नौकरी बदलने के लिए वो एक अलग ट्रांजिशन फंड बनाए। ताकि दोनों चीजें आपस में मिल ना जाएं। बिल्कुल। इस तरह उसका दिमाग कभी भी नौकरी बदलने के फैसले को असली आपातकाल के साथ नहीं मिलाएगा। हर पैसे का अपना एक काम होना चाहिए। ये पैसा मेडिकल के लिए है, ये पैसा छुट्टियों के लिए है, और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ तभी छुआ जाएगा जब कोई असली विपत्ति आएगी। ये सच में आंखें खोलने वाला है। हमने मनोवैज्ञानिक जाल, क्रेडिट कार्ड के भ्रम, चक, ई चीज के उदाहरण, डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने और बचत के सख्त वर्गीकरण पर बात की। हाँ, हमने काफी अहम पहलुओं पर चर्चा की है। ये पूरी चर्चा उस आम धारणा के बिल्कुल उलट है जो हमें रोज विज्ञापनों में दिखाई जाती है। तो जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं और अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? स्रोत के आधार पर एक व्यवहारिक एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? स्रोत के आधार पर एक बहुत ही स्पष्ट और तेज कार्य योजना है जिस पर कोई भी तुरंत अमल कर सकता है। सबसे पहला कदम, आज ही किसी भी तरह से $1,000 का नगद फंड बनाएं। $1,000 या अपनी मुद्रा के हिसाब से छोटी रकम? हाँ, अगर इसके लिए पुराना सामान बेचना पड़े तो बिना सोचे बेच दें। इसे एक मिशन की तरह लें। दूसरा कदम, अपने सभी कर्जों की एक विस्तृत सूची बनाएं। ब्याज दरों को भूल जाएं। और डेट स्नोबॉल शुरू करें। बिल्कुल। बस सबसे छोटे कर्ज से लेकर सबसे बड़े कर्ज की सूची बनाएं और डेट स्नोबॉल विधि का उपयोग करके सबसे छोटे कर्ज पर अपनी पूरी ताकत से हमला करें। इस दौरान सारे निवेश पूरी तरह रोक दें। और तीसरा कदम? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, खुद को क्रेडिट कार्ड कंपनियों और बैंकों से ज्यादा स्मार्ट समझना बंद कर दें। वे अरबों डॉलर खर्च करते हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके एल्गोरिदम और पॉइंट्स लोगों को लालच में फंसाएं। तो उस खेल को खेलना ही बंद कर दें। एकदम। कोई भी इंसान पॉइंट से अमीर नहीं बनता। इंसान अपनी आय को बचाने और उसे सही जगह निवेश करने से अमीर बनता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट, सीधा और बिना किसी भ्रम वाला एक्शन प्लान है। तो आज की चर्चा का समापन हम एक बहुत ही गहरे और उत्तेजक सवाल के साथ करते हैं। इस पर हर किसी को सोचना चाहिए। बिल्कुल, पूछिए। अगर 93% करोड़पति भारी भरकम कर्ज लेकर या क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स बटोर कर अमीर नहीं बने हैं, बल्कि उन्होंने बहुत ही साधारण तरीके से अपना कर्ज खत्म किया और लगातार सालों तक निवेश किया, तो फिर हमारी पूरी आधुनिक अर्थव्यवस्था कर्ज लेकर अमीर दिखने पर क्यों टिकी हुई है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये पूरा सिस्टम जानबूझकर इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि आम लोग हमेशा कर्ज के जाल में उलझे रहें, दिखावे की दौड़ में भागते रहें और कुछ बड़ी संस्थाएं उनकी कमाई पर अमीर होती रहें? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको अकेले में बैठकर जरूर सोचना चाहिए। आज के गहन विश्लेषण में बस इतना ही।